नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एस. पालीवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 5वें अध्याय अग्र उपरणी अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह अध्याय आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस जो अध्याय है इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना और उसको पढ़ना। कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ अगर हमारी जरूरत पड़े तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट लगे तो इसको जरूर इसका सॉल्व करना, तुरंत इसका समाधान करना, क्योंकि ये अध्याय आपके पीजी प्रिपरेशन हो या आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या फिर आपका बीएमएस फाइनल ईयर के एग्जाम में हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सुश्रुत सूत्र 5 अग्र उपरणी अध्याय। सबसे पहले अग्र उपरणी का मतलब क्या? देखिए, अग्र का मतलब पहले रखना, उपरणी मतलब कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसके 3 कर्म होते हैं: पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम। इस अध्याय के अंदर हम इन त्रिविध कर्म के बारे में पढ़ेंगे, अष्टविध शस्त्र कर्म के बारे में पढ़ेंगे, रक्षा कर्म के बारे में पढ़ेंगे और आईएनडी यानी कि इंसिजन एंड ड्रेनेज किसके अंदर करते हैं? विद्रदी के अंदर, यानी कि हम वो पढ़ेंगे। शस्त्र कर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम शल्य चिकित्सक के गुण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम यहाँ पर लैंगर्स लाइन, त्रियक छेदन, जो छेदन के प्रकार है, उन सब के बारे में इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। तो ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस अध्याय के अंदर कुछ स्पेशल रेफरेंस भी आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम अग्र उपरणी अध्याय। सबसे पहले लिखा है त्रिविध कर्म। त्रिविध कर्म अगर आपसे पूछा जाए सिंपल भाषा में कि कर्म के प्रकार कितने, तो आपको कर्म के भेद या कर्म के प्रकार, तो आपको प्रथम आंसर क्या करना है? 5 करना, ठीक है। और उसके बाद में पूछे जाए तो क्या है, अगर वो नहीं हो तो त्रिविध। और ये 3 कर्म कौन से? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। कोई भी प्रोसीजर करेंगे उससे पहले का क्या कर्म होगा? प्रधान यानी कि इंट्रा ऑप में क्या होगा, और पश्चात यानी कि पोस्ट ऑप में क्या उसका रहेगा। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म शल्य चिकित्सा या शल्य तंत्र से संबंध में अलग इनका मतलब है, और जो पंचकर्मा से रिलेटेड होते हैं उसके अंदर इनका अलग समावेश है। तो देखिए, पूर्व कर्म के अंदर जो हम लेते हैं शल्य से संबंध में क्या लेंगे कि कोई भी प्रोसीजर करना है, कोई भी ओटी करनी है, सबसे पहले पेशेंट को क्या करते हैं? प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और क्या लगाया जाता है? पेशेंट को एनबीएम रखा जाता है। अगर आपको उसको स्पाइनल के अंदर लेना होता है, कोई मेजर सर्जरी होती है, तो एनबीएम यानी कि नील बाई माउथ, उसको भूखा रखा जाता है। और क्या किया जाता है? उसका पार्ट प्रिपरेशन किया जाता है। और अगर कोई एनोरेक्टल डिजीज से रिलेटेड होते हैं तो फिर क्या किया जाता है? उसको एनिमा दिया जाता है। तो हम यहाँ बात करें कि इसके पूर्व क्रम में क्या आता है, तो लंघन से विरेचन तक के कर्म चाहेंगे। लंघन से जो विरेचन, विरेचन यानी कि आपने एनिमा दे दिया, लंघन यानी कि आपने एनबीएम रख लिया, ठीक है। किसके अंदर? शल्य के अंदर। अगर हम पंचकर्मा की बात करें तो विरेचन तो प्रधान क्रम में चला जाएगा, ठीक है, और पूर्व क्रम में स्नेहन स्वेदन आ जाएंगे। बात करें प्रधान कर्म की, तो प्रधान कर्म में क्या करेंगे? हम बात कर रहे हैं शल्य की, तो शल्य के प्रधान कर्म क्या? शस्त्र कर्म। कौन से शस्त्र कर्म? हम अष्टविध शस्त्र कर्म यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? शस्त्र कर्म किया जाएगा। कौन? जैसे पाटन, छेदन, भेदन, ये सब, ठीक है, छेदन आदि कर्म, ये जो होते हैं वो क्या है? प्रधान कर्म। इंसाइज करना, इंसिजन लेना, फ्यूचरिंग करना, ये क्या है? प्रधान कर्म के अंदर आता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। पंचकर्मा की हम बात करें तो क्या होगा? पंचकर्मा के अंदर विरेचन आएगा, वमन आएगा, ये क्या है? प्रधान कर्म के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि जब भी कोई प्रोसीजर होता है तो हम जब ओटी के अंदर जब पेशेंट लेटा हुआ रहता है तो उसके प्रधान कर्म में क्या करेंगे? सबसे पहले इंसिजन लेंगे, यानी कि छेदन आदि कर्म करेंगे। तो उनको ध्यान रखना है। जब पेशेंट का लास्ट में सर्जरी कंप्लीट होती है तो सीवन कर्म यानी कि उसको स्टिच लेते जाता है, फ्यूचरिंग की जाती है, तो ये किस में आते हैं? प्रधान कर्म में। हम बात करें पश्चात कर्म की, तो पश्चात कर्म के अंदर क्या होगा? हम पश्चात कर्म की बात करें तो पश्चात कर्म में आप पेशेंट को डिस्चार्ज कब दोगे? जब पेशेंट रिकवर हो जाता है फुल्ली। कब? जब उसका बल, वर्ण, ये सब इनकी प्राप्ति हो, यानी कि पेशेंट क्या हो जाएगा? सिर्फ कुछ फॉलोअप मेडिकेशन के अलावा, उसके अलावा वो सब जो नॉर्मल डाइट है वो ले सकता है। उसकी जो नॉर्मली जो ऊर्जा है, जो बल है, जो वर्ण है, अगर वो सब रहता है तभी आप उसको डिस्चार्ज देते हो।
तो जब ऐसी स्थिति होगी तो वो क्या होगा, पश्चात कर्म के अंदर आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में शब्द आता है तद व्याधिम प्रत्युपदेक्षाम। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि ये जो भी कर्म होंगे, ये जो भी प्रोसीजर रहेगा, उसके अंदर ये पूर्व, प्रधान और पश्चात क्रम सबके अंदर होंगे। मैं बार बार इस चीज को कि नहीं दोहराऊंगा, इसलिए आप इधर ही ध्यान रख लेना कि चाहे अग्नि कर्म हो, चाहे क्षार कर्म हो, चाहे फाइल्स के लिए कोई प्रोसीजर हो, चाहे फिस्टुला का हो, चाहे असमरी का हो, या किसी का भी हो, पूर्व, प्रधान, पश्चात तो आपको फॉलो करना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आया था आरपीएससी लेक्चरशिप के अंदर शल्य तंत्र के 2021 के अंदर। क्या था कि आपसे आंतक उत्पत्तो यत तत करके डॉट 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 यानी कि ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन में एक ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था रक्षा कर्म। हम क्या करते हैं, आंतक की उत्पत्ति का कारण क्या, या आंतक उत्पत्ति किसमें होती है, हम रक्षा कर्म करके चले जाते हैं। आंसर क्या है, प्रधान कर्म। यहाँ जो आंतक है, इस आंतक का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डलन से है ये। इस आंतक का मतलब क्या कि आंतक यानी कि रोग की जो उत्पत्ति है, उसके अंदर जो कर्म किए जाते हैं, उससे रिलेटेड जो कर्म किए जाते हैं, वो कर्म किस में करते हैं कि प्रधान कर्म के अंदर करते हैं, रोगों की उत्पत्ति का। ध्यान रखना, रक्षा कर्म नहीं है, प्रधान कर्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, दलहन संहिता का है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। अब बात आती है शस्त्र कर्म की। हमने बात की कि शस्त्र कर्म कितने, जब शल्य तंत्र या सुश्रुत संहिता के वैशिष्ट्य की बात की तो हमने पढ़ा कि शल्य कर्म, शस्त्र कर्म कितने के 8। हम देखिए यहां पर लिखते हैं कि शस्त्र कर्म आचार्य चरक के अनुसार कितने, तो आप बताओगे 6। सुश्रुत के अनुसार कितने, तो मैं बोलूंगा 8। अष्टांग हृदय के अनुसार कितने, तो हम और आप मिलकर बोलेंगे 13। लेकिन अगर मैं बात करूं अष्टांग संग्रह की तो कितने, तो मैं कहूंगा 12। अब 6 कौन से और 8 कौन से, पहले 8 देखिए फिर 6 बात करते हैं। भेद्य वेद्य लेख्य वैद्य एशीय आर्य विश्राव्यम सीव्यम मिति। छेदन करना है, वेदन करना है, लेखन करना है, वेदन करना है। छेदन यानी कि एक्सीजन, वेदन यानी कि इंसिजन के अंदर भी लिख सकते हैं। लेखन का मतलब इसका, वेदन का मतलब पंचर करना। एशियम का मतलब होगा कोई भी मार्ग हो, चाहे फिस्टुला का हो, कैसा हो, उसके व्रण के मार्ग का पता लगाने के लिए। आहार्य निकालना, विश्राव्य यानी कि रक्त विश्रावण के संदर्भ में के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। शिव्यम यानी कि सीवन यानी कि फ्यूचर लेना। ये कौन बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। तो 8 तो मिल गए। 6 क्या, 6 यानी कि 2 काम। कौन से 2 काम, तो आप देखिए कि चरक है ना, चरक का मतलब ही क्या है, जो घूमते रहते हैं। तो चरक ऐस और आराम को नहीं मानते, तो इधर लिखिए कि चरक ऐस और आराम, ऐस और आराम, हिंदी में लिख लेता हूं पूरा। ऐस और आराम, ऐस और आराम को नहीं मानते। कौन नहीं मानते, चरक नहीं मानते। सही बात है, मेहनती आदमी है, घूमते फिरते वाले हैं, इसलिए क्या करेंगे, ऐस और आराम को नहीं मानेंगे। ठीक है, ऐस और आराम का मतलब, ऐस का मतलब हो गया ऐषण, आराम का मतलब हो गया आहरण। यानी कि आचार्य चरक ऐषण और आहरण को शस्त्र क्रम में नहीं मानते, यंत्र क्रम में मान लेते। ठीक है, ओके। तो ये 2, इसके अलावा उन्होंने वेदन को पाटन नाम दिया है। क्या दिया है, पाटन नाम दिया है। बस ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए चरक ने कौन से 2 नहीं माने सुश्रुत के, तो ऐस और आराम यानी कि ऐषण और आहरण। बात करें अष्टांग हृदय के 13 की, तो 5 कौन से, तो हम बात करेंगे 5 एक्स्ट्रा, वो इधर लिख लीजिए। 8 तो है ही, तो इधर मैं लिख रहा हूं 8 + 5। कौन से 5, तो देखिए दहन, मंथन, ग्रहण, उत्पाटन और कूटन। उत्पाटन, कूटन, दहन, मंथन, ग्रहण, ये 5 कौन मानते हैं एक्स्ट्रा, अष्टांग हृदय मानता है। तो अष्टांग संग्रह एक कौन सा कम मान लेगा,
तो इधर लिख लीजिए कि अष्टांग संग्रह दहन नहीं मानता। क्या नहीं मानता? कि दहन नहीं मानता। ठीक है, तो आपने शस्त्र क्रम पढ़ लिए, चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह के अनुसार, उसको भी हमें ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि जो रोगी होगा उसका जो अटेंडर होगा, अकेला थोड़ी आएगा रोगी, उसका अटेंडर कैसा होना चाहिए? स्निग्ध होना चाहिए, बात करने में अच्छा हो, कोई भी वैद्य बात बोले उस बात को मानने वाला हो, उसका पालन करने वाला हो, स्थिर बलवान होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोगी का रोग हो रहा है, उसकी कोई चिकित्सा करनी हो रही है या उसकी कोई सेवा के लिए उसकी जरूरत पड़ रही है, वो इधर उधर कहीं चाय पीने के लिए जा रहा हो, नहीं, रोगी के साथ में रहना चाहिए। अनुराग भर्तरी आचार्य चरक ने बोला है, भाई के समान उसकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये किसके गुण है? परिक्रमीण यानी कि परिचारक के गुण है। अब बात आती है ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर क्या? अब ये पूरा प्रोसीजर जो है इसको बोला जाता है IND। IND का मतलब इंसिजन एंड ड्रेनेज। इंसिजन एंड ड्रेनेज कैसे? देखिए, जब हम मॉडर्न के अंदर जब एब्सिस के बारे में पढ़ते हैं तो इंसिजन और ड्रेनेज के बारे में बात की जाती है। तो इंसिजन का मतलब क्या होगा कि कोई भी एब्सिस हुई तो एब्सिस हुई कि तो आपको कहाँ उसको इंसाइज करना है, कहाँ इंसिजन लोगे आप? कि वहां पर लोगे जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होगा, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होगा, वहां पर आपने इंसिजन लिया। उसके बाद में आप क्या करोगे? इंसिजन लेने के बाद में उसको चारों ओर से दबाओगे ताकि जो भी पूरी फॉर्मेशन है, पस जो है वो बाहर की तरफ आ जाए। उसके बाद आप क्या करते हो कि उसके अंदर फिंगर रोटेट करते हो या साइनस फॉर्सेप्स डालते हो ताकि उसके अंदर जो भी लोब्यूल्स जो होंगे या लोक्यूल होंगे या जो भी एडिशन होंगे वो क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, और जिससे जो भी सीक्रेशन होता है वो बाहर आता है। फिर अपन क्या करते हैं? उसके अंदर इरिगेशन किया जाता है, जैसे आपने बीटाडीन का किया हो, थोड़ी मात्रा के अंदर हो सकता है कि आपने अगर ऊजिंग देखा हो तो HP थोड़ा डाला हो, नहीं तो आपने बीटाडीन किया हो। ऊजिंग करने के बाद में आप और इरिगेशन करने के बाद में आप उसको क्लीन करते हो, तब आपको रिवाइज इरिगेशन किससे करते हैं? तब हम नॉर्मल सेलाइन NS से करते हैं कि आपने NS डाला है। फिर अगर कोई बड़ा हुंड होता है तो उसका वापस क्या करते हैं? उसको बाहर निकाला जाता है। सक्शन का भी यूज किया जाता है ताकि वो फ्लूइड जो भी भरा हुआ बाहर आ जाए। नहीं तो क्या करते हैं? गोद लेते हैं, वो अंदर की तरफ जाते हैं ताकि जो भी वहां पर जो भी सिक्रेशन है वो क्या हो जाता है? उस गॉज के साथ में आ जाए, और जो वो हुंड है वो कैसे हो जाए? एकदम क्लीन हुंड हो जाए, क्लीन हुंड बन जाए। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि उसके बाद में मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न वाले बोलते हैं, एलोपैथी में सिस्टम है कि क्या कहते हैं कि बीटाडीन का एक गॉज पीस बनाओ और उसके अंदर क्या रखो? उसके अंदर रखकर एक क्या करो आप? कॉटन पैड रखते या फिर स्टेलाइज गॉज पैड रख के उसमें क्या लगा दो? डायनाप्लास्ट या माइक्रोटेप लगा लो। ये प्रोसीजर है विद्रदी का। अब देखते हैं क्या हमारे आचार्य ने दिया। इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि विद्रदी की चिकित्सा आचार्य सुश्रुत ने कहां बताइए, तो चिकित्सा स्थान में नहीं बताइए, सुश्रुत सूत्र 5 में बताइए। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो चैप्टर है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है? तथा प्रशस्तेषु तिथिकरण मुहूर्त नक्षत्रेषु। ठीक है, दद्यत अक्षत अन्नपान रत्ने रग्नि। अच्छी कोई भी तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र आदि का ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पहले के टाइम में सब चीजों का ध्यान रखा जाता था, तो क्या करना चाहिए? कृत बलि मंगल स्वस्ति वाचन करते हुए लघु भुक्तवंतम। इंपॉर्टेंट है, क्या है कि शस्त्र क्रम करने से पहले कैसा भोजन होना चाहिए? लघु भुक्त। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मुझे किसी पेशेंट का अग्निक्रम करना है तो मुझे क्या खिलाना चाहिए उससे पहले, अग्निक्रम से पहले? तो मैं बताऊंगा कि आपको कि हमें आप क्या करेंगे? अपन पिच्छिल द्रव्यों का यूज करेंगे। क्यों करेंगे पिच्छिल द्रव्य? क्यों पिच्छिल द्रव्यों का यूज करेंगे? अग्निकर्म से क्या होती है? दाह उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, उसकी वजह से जलन होती है। पिच्छिल द्रव्य क्या करता है? उस दाह को शांत करता है। तो हमें पिच्छिल द्रव्यों का यूज करना। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मुझे शिरावेद करना है, शिरावेद करना है, तो मुझे क्या खिलाना होगा पेशेंट को? तो आप बोलोगे कि सर यवागु खिलाना होगा, यवागु खिलाना होगा, बल की प्राप्ति होगी। क्या खिलाना होगा? यवागु खिलाना। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मुझे प्लीहोदर के अंदर शिरावेद करना है, आगे जाके आप प्लीहोदर में पढ़ोगे कि अगर मुझे प्लीहोदर के अंदर अगर मुझे शिरावेद करना है तो फिर मुझे क्या खिलाना है? क्या क्या खिलाना होगा? क्या मैं यवागु खिला दूं कि नहीं खिलाना? तो क्या खिलाना? कि दधी खिलाना है। क्या खिलाना है? दधी खिलाना है। इन चीजों का ध्यान रखना है कि लघु भुक्तवंतम कब यूज करना है? शस्त्र क्रम से पहले, ताकि रोगी को क्या हो? मूर्छा की
मूर्छा न आए, रोगी का बल हानि नहीं होगी, तो रोगी को मूर्छा नहीं आएगी, इसलिए इसको क्या होगा, लघु भुक्तवंतम कहते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अगर रोगी को वेदना होती है तो थोड़ा मद्यपान भी करवाना चाहिए ताकि उसको वेदना का अनुभव ना हो, ठीक है। तो इसके अलावा उसके बाद क्या करना, लघु भुक्तवंतम, थोड़ा बहुत खिला दिया। अब क्या करेंगे, प्रांग मुखम मातुरम, रोगी का मुख किस दिशा में, पूर्व दिशा में, इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हम आज भी रोगी का मुख पूर्व दिशा में रखेंगे? नहीं, जरूरत नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि हम क्या है, हमारे पास में लाइट है। पहले लाइट का सोर्स सिर्फ सूर्य होता था, इसलिए रोगी का मुंह जो होता था पूर्व दिशा में। अगर रोगी पूर्व में तो वैद्य कहाँ बैठेगा, पश्चिम दिशा में बैठेगा ना। तो बस ये ध्यान रखना, वैद्य कहाँ, कि पश्चिम दिशा में। अब लगाना आपको इंसिजन। अब क्या हुआ, अब आपको इंसिजन लगाना। पार्ट प्रिपेयर हो गए ना। अब इंसिजन, इंसिजन कहाँ लगाना, आचार्य बोल रहे मर्म सिरा स्नायु संधि अस्थि धमनी परिहरण। परिहरण का मतलब इनको बचाना है। इनको बचाना है, मर्म सिरा स्नायु, यानी कि आज की बात भाषा में बात करें तो वेसल्स को बचाना है। ब्लड वेसल्स कट गई तो, कोई आर्टरी कट गई, कोई वेन कट गई, कुछ नर्व कट गई तो क्या होगा, वेसल्स कट गई तो ब्लीडिंग होगी, बहुत सीवियर ब्लीडिंग होगी। हो सकता है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अगर मेजर कोई आर्टरी रैप्चर हो जाती है तो हमें क्या करना है, उनको बचाना है। यानी कि हमें एनाटॉमी का ज्ञान होना जरूरी है। बताया था ना, शारीर ज्ञान, शारीर स्थान के अंदर के भगवान धन्वंतरी क्या बोलते हैं कि शारीर स्थान का ज्ञान भेषज और योगी दोनों को होना बहुत जरूरी है योगी के लिए। अब कैसा शस्त्र यूज करेंगे, कैसे लगाएंगे इंसिजन, अनुलोम शस्त्र, अनुलोम, रोम की दिशा में लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, आपने शस्त्र लगा दिया, नीदद्यत आप ये दर्शनाथ। ऐसे नहीं है कि आपके हाथ कांप रहे हो और आप इंसिजन ले रहे हो, एकदम से तुरंत आपको एक इंसिजन, फाइन इंसिजन लेना है, जिससे क्या हो, पूय दर्शनाथ। जैसे ही आपका पूय जो एब्सिस है उसमें क्या हो जाए, पस डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, पस निकलना शुरू हो जाए, आपको इंसिजन देना है। चक्र देव अपहरे शस्त्र मासु च आंसू, यानी कि शीघ्र करना है, हाथ नहीं कांपना, तुरंत आपको लगाना है इंसिजन। जैसे इंसिजन दिया आपने मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट पर, क्या निकला, कि पस निकला। अब क्या, अगर आचार्य बोलते हैं कि मान लो कि कभी कभी क्या होता है, एब्सिस बहुत बड़ा होता है और आपने एक इंसिजन दिया और उससे पूरा पस नहीं निकला, तो आप क्या करोगे। तो आचार्य क्या बोलते हैं, महत्व स्व अपि च पाकेषु, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हो गया। महत्व स्व अपि च पाकेषु द्वय अंगुलांतरम, द्वय अंगुलांतरम, 2 या 3 अंगुल की दूरी पर, 2 या 3 अंगुल की दूरी पर क्या देना चाहिए, काउंटर इंसिजन। क्या देंगे हम, काउंटर इंसिजन, जिससे सारा का सारा जो पुय है वो बाहर आ सके, ठीक है। क्या देंगे हम, काउंटर इंसिजन। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वापस एब्सिस फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर उसके अंदर के पस रहेगा तो वो धीरे धीरे फिर से बढ़ जाएगी। शस्त्र पद मुक्तम, क्या हो जाएगा, शस्त्र पद मुक्तम, काउंटर इंसिजन देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे, कि आचार्य ने ये बताया कि इस तरीके से करना चाहिए। तो व्रण जो बनेगा वो व्रण कैसा बना और उस व्रण के क्या गुण, याद रखना। इस व्रण को आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपसे पूरा लाइन पूछा जाता है, ये आपसे फिल इन द ब्लैंकेट्स में पूछा जाएगा। क्या होगा, व्रण कैसा बनाना, आयत, आयत का मतलब दीर्घ, विशाल, विशाल का मतलब बड़ा, सम, सम बनाना है, सुविभक्त, बराबर भागों में बांटा हुआ, निराश्रय, यानी कि जिसमें श्री कृष्ण ने, क्यों बोलते हैं हमारे आचार्य ऐसे, ऐसा ही बनाना चाहिए। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना दे चलेगा नहीं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, सीवन कर्म भी तो करना पड़ेगा ना। अगर हमें किसी चीज का अगर इंसिजन लिया है तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो सीवन कर्म कब अच्छा होगा, स्किन में अप्रोक्सीमेशन कब सही आएगा, जब इस तरीके का कोई व्रण होगा। नहीं तो क्या बनेगा, डॉग एयर बन जाएगा, ठीक है। सीवन कर्म प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इसकी जो अप्रोक्सीमेशन है प्रॉपर नहीं होगी, स्कार फॉर्मेशन बड़ा बनेगा और दिखने में बुरा लगेगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रशस्त वर्ण के क्या गुण, प्रशस्त वर्ण या फिर जो वैद्य जो व्रण बनाते हैं इंसिजन के थ्रू, कैसे, देखिए, आयत, विशाल, सुविभक्त, निराश्रय, लिखा, इंपॉर्टेंट है। प्राप्त काल कृतश्चपि, इंपॉर्टेंट, क्या मतलब है इसका, प्राप्त काल कृतश्चपि, सही समय पर ही व्रण बनाना। अगर आपने मान लीजिए कोई व्रण सोप है जिसका प्रॉपर वे के अंदर पस फॉर्मेशन बना ही नहीं और उसकी आम अवस्था है और आपने उसको इंसाइज कर दिया, और आम अवस्था के अंदर क्या होगा कि एक जगह पे प्रॉपर वे में कलेक्शन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वापस रिकरेंस होगा।
क्या होगा, रिकरेंस होगा। यानी कि जिस वैद्य को आम, पच्यमान और पक्व अवस्था का ज्ञान नहीं, उसको आचार्य को हम उस वैद्य को हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि तस्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि तस्कर बोलते हैं। इसलिए आचार्य बोलते हैं कि आपको आम, पच्यमान और पक्व अवस्था का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको इंसिजन कब लगाना है, कि आम में लगाना नहीं, कि पच्ची में लगाना नहीं, तो कब लगाओगे, जब पक जाएगा। पक्व अवस्था में एक जगह पे सेंट्रलाइज होगा, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट पर आपको क्या करना है कि इंसिजन देना है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है और इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि ये किसके गुण है, प्रशस्त वर्ण के गुण है, व्रण के गुण। अब बात आती है शल्य चिकित्सक की, सर्जन के गुण। सर्जन के भी गुण याद होने चाहिए। सर्जन कैसा होना चाहिए, तो हमने बात की थी शौर्य गुण की, शिष्य के गुण में बात की थी शौर्य की। तो शल्य चिकित्सक के गुण कितने के, 6। शिष्य की भी बात की थी तो शौर्य। देखिए, शौर्यम आशु क्रिया शस्त्र तैक्ष्ण्यम अस्वेद अवैप्तु असमहोष्ट वैद्य से शस्त्र कर्मणि शिष्य। शौर्य का मतलब क्या होना चाहिए कि उसका जो हर्ट होना चाहिए, जैसे मॉडर्न की भाषा में बात करें तो कैसा होना चाहिए कि लॉइंस हर्ट होना चाहिए। कैसा, कि लॉइंस हर्ट होना चाहिए, बोलते हैं ना मॉडर्न वाले। यानी कि कोई भी प्रोसीजर हो उसको करने में ऐसा नहीं हो कि अगर मैं करूंगा नहीं करूंगा, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, शौर्यवान होना चाहिए। आशु क्रिया, आशु क्रिया का मतलब तुरंत डिसीजन। अब अगर इसको सर्जरी की अभी जरूरत है तो आपको अभी सर्जरी करनी पड़ेगी। इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के अंदर आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ एथिक्स या कुछ प्रोटोकॉल ब्रेक करने पड़े, लेकिन अगर रोगी की जान बचानी है और रोगी की जान अगर उसी तरीके से बच सकती है तो आपको आशु क्रिया करनी पड़ेगी। यह किसका गुण है, कि सर्जन का गुण है। 1 2 शस्त्र तैक्ष्ण्यम, आपका जो शस्त्र हो, आपका जो हथियार हो, आपका जो स्काल्प हो या ब्लेड हो, कोई भी सर्जरी हो, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वो कैसा होना चाहिए, उसके अनुरूप होना चाहिए। यानी कि उसमें तीक्ष्णता होनी चाहिए। मान लीजिए आपको इंसिजन देना है और आपको स्काल्प मिला है और वो सर्जिकल ब्लेड ही काम नहीं कर रही है, तो क्या आपका इंसिजन प्रॉपर आएगा? नहीं आएगा। कैसे आएगा कि उसके अंदर कुछ क्रिस क्रॉस बन जाएंगे, यानी कि हमारे ये व्रण तो बने ही नहीं, तो इसके अंदर सीवन क्रम प्रॉपर नहीं होगा। सीवन क्रम प्रॉपर नहीं होगा तो जो स्कार मार्क है वो बड़ा बनेगा, हीलिंग प्रॉपर नहीं आएगी। तो क्या होना चाहिए, शस्त्र तैक्ष्ण्यम होना चाहिए। अस्वेद अवैप्तु, अस्वेद, अवस्वेद का मतलब होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि खुद ही चिकित्सक या सर्जन ही पेशेंट को देख के कांपने लग जाए, या उसके हाथ, अस्वेद और अवैप्तु का मतलब है उसको ही पसीना आ जाए, वही कांपने लग जाए कि पता नहीं मैं कैसे करूं। अगर वही कांपने और पसीना आ गया और उसके, तो उसके साथ में जो असिस्टेंट जो वर्क कर रहे हैं, क्या उनको कॉन्फिडेंस रहेगा? कभी नहीं रहेगा। इसलिए सर्जन के इंपॉर्टेंट फैक्टर में बताया गया है कि उसके गुण है कि अस्वेद अवैप्तु, हमेशा कॉन्फिडेंस अच्छा और नॉलेज अच्छा। नॉलेज अच्छा होगा कब होगा, जब आपको शस्त्र का भी ज्ञान होगा और शास्त्र का भी ज्ञान होगा, तभी आपका नॉलेज अच्छा होगा। तो नॉलेज अच्छा होगा तो हाथ नहीं कांपेंगे। असमूहश्च, असमूहश्च, कभी कभी अपन देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खून को देखा और बेहोश हो गए। अरे वैद्य या चिकित्सक या शल्य चिकित्सक का तो काम ही क्या होता है, रक्त के ऊपर काम करना। ब्लड ही ब्लड दिखता है उसको, ब्लड को बचाना भी है, ब्लड को लगाना भी है, ब्लड से रोगी को भी बचाना है। इसलिए तो शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत ने रक्त को चतुर्थ दोष माना है कि रक्त है तो ही है। तो असमोच, ऐसा नहीं कि रोगी की चिकित्सा करते करते, शल्य चिकित्सा करते करते ब्लड देखा, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन देखा कि वो खुद ही बेहोश हो जाए, ऐसा शल्य चिकित्सक नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो रोगी के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। ऐसे जो गुण होते हैं, ये 6 गुण किसके होते हैं, शल्य चिकित्सक गुण होते हैं। मॉडर्न क्या बोलता है, लॉइन हार्ट्स, जैसे शौर्य मासु क्रिया। और क्या बोलता है मॉडर्न, चलो यहाँ मॉडर्न की बात करते हैं। और क्या बोलता है, लेडीज फिंगर। क्या होता है लेडीज फिंगर? लेडीज फिंगर का मतलब क्या कि आपका जो काम होना चाहिए, इतना फाइन वर्क होना चाहिए आशु क्रिया के साथ में, फाइन वर्क। यानी कि आपको बिल्कुल जेंटल हैंड से पकड़ना है, ना कि आपको पूरा का पूरा आपको अपना जोर लगाना है। बिल्कुल फाइन हैंड के साथ में इंसिजन देना है, लेडीज फिंगर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि कैमल्स बैली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कैमल्स बैली। कैमल्स बैली बोले तो ऊंट की जिस तरीके से बैली होती है कि वो बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक रह सकता है, वैसे ही कुछ सर्जरी ऐसी होती है जो लंबी चल सकती है। ऐसा नहीं कि वो सर्जन बोले कि मुझे तो भूख लग गई है, मुझे तो प्यास लग गई है, बीच में नहीं छोड़ के जा सकता है। इसलिए वो कैमल्स बैली की भांति होना चाहिए। आगे बात करें तो कैसा होना चाहिए, उसके जो पांव होने चाहिए, लेग कैसे होने चाहिए, हॉर्स लेग होने चाहिए। ऐसा क्यों, लंबी सर्जरी है, सर्जरी बैठ के स्टूल पे चेयर पे बैठ के थोड़ी की जाएगी, खड़े होकर की जाएगी। तो उसके पांव में इतनी ताकत हो कि अगर वो सर्जरी लंबी भी चले
तो भी वो खड़ा रहे घोड़े की भांति, वो हॉर्स लेग होनी चाहिए। आगे हम बात करें तो उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए, कि उसकी आंखें होनी चाहिए ईगल आइज। क्या होनी चाहिए? ईगल आइज। ईगल आइज होनी चाहिए। आंख इतनी शार्प होनी चाहिए कि उसको पता होगा कि ये वेसल्स है, ये नर्व है, ये आर्टरी है, कि ये क्या है, किसको बचाना है, किसको काटना है, किसको कब काटना है। ये ईगल आइज होती है। किसकी होनी चाहिए? सर्जन की होनी चाहिए। तो ये 5 कैरेक्टर हमारे मॉडर्न सर्जन के बताए हैं ना, जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, वही कैरेक्टर हमारे आचार्य ससुर ने शल्य चिकित्सक के बताए। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और शल्य चिकित्सक के गुण का रेफरेंस पूछा जाता है, और मैंने आपको कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस यहाँ पर मिलते हैं आपको। तो इसका रेफरेंस क्या मिलेगा? कि सुश्रुत 5, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि अगर आचार्य बोलते हैं कि आपने ऐसा कुछ हुआ, कि मैंने आपको बोला कि बड़ा कोई भी अगर एप्सिस है तो आपको काउंटर इंसिजन लगाने हैं, लेकिन कहां लगाने हैं? तो ये आचार्य क्या बोलता है? एकेन वा व्रणेन अशुद्ध्यमाने न अंतरा बुद्ध्या वेक्षी अपरान व्रणान कुर्यात्। तो इसका निर्णय बुद्धिमान वैद्य स्वयं ले। बुद्धिमान वैद्य क्या ले? स्वयं ले। कहां इंसिजन लगाना है? ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पीजी के अंदर पूछा गया है। ये लाइन तो ध्यान रखें। तो उसका आंसर क्या जाएगा? बुद्ध्य अवेक्ष्य अपराण। अगर महत्पाक होगा, एप्सिस होगी, तो 2 या 3 अंगुल की दूरी पर काउंटर इंसिजन देना है। और यहाँ पर जो वैद्य होगा वो अपनी बुद्धि से या अपने विवेक से खुद निर्णय ले। अब बात करते हैं हम कि इंसिजन कहाँ लगाना। हमने अपने पहले बात की कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट, क्या हमारे आचार्य कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। सुनिए, यतो यतो गतिम विद्याद उत्संगो यत्र यत्र च तत्र तत्र व्रणम कुर्याद यथा दोषो न तिष्ठति। दोष क्या? वातपित्त कफ नहीं। यहाँ दोष का मतलब क्या? पुण्य। पुण्य बोले तो पस। आचार्य बोलते हैं कि जहां जहां पर गति हो, किसकी हो? कि इसकी हो, पुण्य की हो, और वो ऊपर उठा हुआ हो, यानी कि प्रोमिनेंट पार्ट हो, आपको लगता है, तो वहां वहां पर क्या करना चाहिए? व्रण इंसिजन देने चाहिए। वहां पर क्या करें? इंसिजन देने चाहिए। ठीक है, तो इसका रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसका चिकित्सा स्थान में रेफरेंस ना करते हुए सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यतो गति में विद्यात उदसंगो, जहां जहां पर भी उसका उठा हुआ भाग है या प्रोमिनेंट भाग है, यहाँ एप्सिस है, वहां पर आपको क्या करना है? उस पुयो को बाहर निकालने के लिए व्रण करना है, यानी कि इंसिजन देना। अब हम बात करते हैं छेदन की, छेदन के प्रकार की। छेदन कैसा? मॉडर्न में बात करें, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, तो लैंगर्स लाइन बताइए हमारी। लैंगर्स लाइन क्या होती है? कि हमारी बॉडी में एक लैंगर्स लाइन डिजाइन की गई है। उस लैंगर्स लाइन का मतलब ये होगा कि अगर कहीं पर भी हमें इंसिजन लेना है तो उस लाइंस को फॉलो करना है, जिससे क्या होगा कि जो भी व्रण बनेगा वो हेल्दी वुंड बनेगा, उसमें जो हीलिंग आएगी वो जल्दी आएगी, और इसमें स्कार फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? मिनिमाइज रहेगा। ठीक है, तो कोलेजन फाइबर्स के आधार पर है। अब हमारे आचार्यों ने त्रियक छेदन, चंद्राकार छेदन और अर्ध चंद्राकार छेदन, 3 प्रकार के छेदन बताए हैं। कहां बताए हैं? देखना। त्रियक छेदन के लिए ध्यान रखना, भ्रू गंड शंख ललाट अक्षिपुट ओष्ठ दंत वेष्टक कक्षा कुक्षी वंशनेशु त्रियक छेद उक्तते। इस लाइन को याद करने से पहले इसको समझना है। कहा ना, समझना है, याद नहीं करना। इसको एक बार छोड़िए, पहले हमें क्या करना कि पीजी में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना? तो ऐसे करना कि अगर मैं बात करूं कि चंद्रमंडलाकार, यानी कि पूरा किसमें काटना? चंद्रमंडलाकार छेदन किसमें करेंगे? पाणी पादेशु का, जो हाथ और पांव के जो तले वहां पर। अब मेरे को बताइए, यहां पर अगर मैंने पूरा गोलाकार काट लिया तो कोई तकलीफ? कि नहीं, यहां पर कोई मेजर मर्म नहीं। ठीक है, कुछ वेसल्स होती है, उसको हमें लाइगेट कर देना है, तो पेशेंट नहीं मरेगा। तो क्या करना है कि चंद्रमंडलाकार किसमें करेंगे, या गोलाकार जो छेदन होगा वो हाथ और पांव के तलवे में करेंगे। 2 जगह पे ध्यान रखना है। अब बात आती है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार हाफ मून शेप, अर्धचंद्राकार यानी कि ऐसे, तो वो कहां करेंगे? गुदा और मेड्र में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मेरे को बताओ, जो गुदा होती है, जो एनस होती है, एनस के चारों ओर क्या होती है? एनस के इधर क्या लिपटी हुई रहती है? एनस में क्या होते हैं
कि उसमें स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं, सर्कुलर मसल फाइबर के रहते हैं। उसके बाद में क्या होते हैं कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं। अगर आपने पूरा काट दिया तो स्फिंक्टर तो चले जाएंगे, स्फिंक्टर डैमेज हो जाएंगे, और अगर स्फिंक्टर डैमेज हो गए तो क्या होगा, फीटल इनकॉन्टिनेंसी, जो सबसे बड़ा और सबसे गंदा कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। जैसे फिस्टुला की सर्जरी में किया जाता है कि अगर उसको स्फिंक्टर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो फीकल इनकॉन्टिनेंस या इनकॉन्टिनेंस सबसे जो बुरा कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसके साथ में पेशेंट पूरी जिंदगी भर बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है। तो वो क्या होता है, फीकल इनकॉन्टिनेंस। इसलिए क्या करते हैं, अर्धचंद्राकार छेदन किया जाता है, कभी भी पूरा छेदन नहीं किया जाता है। स्फिंक्टर को सेव करना होता है, प्रिजर्व रखने होते हैं, उसको बचाना होता है। तो इनके अलावा पाणीपात और गुदा और मेड्र, इनके अलावा जहां पर भी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन के कौन सा छेदन, तो आप बोलोगे तिर्यक छेदन। लाइन याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो तो थोड़ा सा अपनी युक्ति का प्रयोग करना कि पाणीपाद के अंदर तो चंद्राकार, गुदा और मेड्र के अंदर अर्धचंद्राकार। हमारे आचार्य बोलते हैं ना कि गुदा को तो मर्म माना है ना, तो मर्म है, गुदा है, मेड्र है, ये सब क्या है, मर्म है। तो मर्म है तो पूरा नहीं कटना चाहिए, मर्म कटेगा तो क्या हो जाएगा, प्राण की हानि हो जाएगी। और हम बात करें तो मॉडर्न की टर्मिनोलॉजी में स्फिंक्टर होते हैं, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल मसल्स होती है। तो अगर वो डिवाइड हो जाती है तो फीकल इनकॉन्टिनेंस कॉम्प्लिकेशन मिलता है। अगर आचार्य बोलते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया और उल्टा सीधा लगाया तो क्या होगा, देखिए, सिरा स्नायु छेदना, मैंने कहा ना, लैंगस लाइन का ध्यान नहीं दिया आपने, प्रॉपर वे में नहीं किया, और आपने कहीं पर भी इंसिजन लगा दिया और कट लगा दिया, काट दिया, तो क्या हो गया, कोई वेसल्स रैप्चर हो सकती है, कोई आर्टरी रैप्चर हो सकती है। वेसल्स मींस आर्टरी एंड वेन, कोई रैप्चर हो सकती है, तो ब्लीडिंग हो सकती है। सिरा स्नायु छेदना, काट दिया आपने, कोई लिगामेंट काट लिया, कोई नर्व काट ली, अति मात्रम वेदना, बहुत वेदना होगी, बहुत ज्यादा ब्लड बहेगा। चिराद व्रण संरोह, जो व्रण की उत्पत्ति होगी वो बहुत देर से भरेगा, यानी कि उसमें हीलिंग बहुत लेट आएगी। मांसकंदी प्रादुर्भाव चेती, मांसकंदी का मतलब अगर हम बात करें मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में तो हाइपरट्रोफिड स्कार, हाइपरट्रोफिक स्कार, या फिर किलोइड फॉर्मेशन। आपने देखा होगा कि कभी कभी सर्जरी के बाद में क्या होता है कि वहां पर जो इंसिजन की साइट है, उस साइट पर क्या हो जाता है कि जो स्किन है वो उभर के आ जाती है, वो क्या बन जाता है, हाइपरट्रोफिक स्कार, या फिर तो किलोइड के नाम से जाना जाता है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, जब हम उसके बारे में मॉडर्न में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे कि भाई इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान रखो कि मांसकंदी यानी कि ये किलोइड और ये सब बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ इतना है कि जो आज की मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में जो हम यूज करते हैं वो हमारे आचार्य सुश्रुत ने बहुत पहले भी यूज करके बता चुके हैं कि किस तरीके से सर्जरी करनी चाहिए। और तो अब बात है तिर्यक छेदन की, हम बात करेंगे जब लैंगस लाइन देखेंगे तब हम तिर्यक छेदन पे वापिस आएंगे, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर तिरछा छेदन क्यों बताया हमारे आचार्यों ने, ठीक है। ये आपको चंद्राकार और अर्धचंद्राकार के बारे में बात होगी। अब बात होती है कि आपको किस शस्त्र के अंदर या किस रोगों के अंदर अभुक्तवत कर्म करना। अभुक्तवत बोले तो NBM, भूखा रखना है, नील बाई माउथ, ड्रिप लगाओ। आजकल क्या बोलते हैं, आजकल ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप लगाते हैं तो क्या होता है, बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। और आपने NBM किया यानी कि जो सिक्रेशन है वो सिक्रेशन नहीं होते हैं, तो जो सर्जरी होती है उस सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, सर्जरी इजी वे में रहती है। लेकिन पहले तो हम कहाँ ड्रिप लगा पाते थे, नहीं थे ना, तो इन्होंने अभुक्तवत, ये क्या है, अभुक्तवत, किस किस के अंदर देखो, अर्श असमरी भगंदर, अर्श असमरी भगंदर, मुख रोग, मूड गर्भ, उदर रोग, याद इसी सीक्वेंस से करना, ऐसे भूल सकते हो। अर्श असमरी भगंदर, मुख रोग, मूड गर्भ, उदर रोग, ये 6 रोगों के अंदर क्या बताया इन्होंने, अभुक्तवत कर्म बताया। लेकिन जब हम अर्श और भगंदर के अंदर, इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तब वो बोलते हैं कि उसको थोड़ा बहुत लघु अनपान का प्रयोग करवा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो रिफ्लेक्स होते हैं वो GIT से, अपर GIT से आते हैं। अगर हम एब्डोमिनल सर्जरी करते हैं तो हम समझते हैं कि यहाँ से रिफ्लेक्स आता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें लोअर GIT का करने यानी कि एनोरेक्टल का अगर हमें सर्जरी करना है तो हमें यहाँ से इतना लेना देना नहीं होता है, इसलिए आचार्य वहां पर बोल देते हैं कुछ खिला देना चाहिए। लेकिन आजकल हम NBM करते हैं, जब स्पाइनल के अंदर किसी चीज को लेते हैं तो
स्पाइनल के अंदर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एनबीएम रखते हैं, यानी कि हम क्या लगाते हैं कि ड्रिप लगाते हैं। आपने बोला कि आरएल लगाएं कि एनएस लगाएं कि डीएनएस लगाएं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट को और क्या क्या प्रॉब्लम है, कहीं शुगर तो नहीं है, कहीं हाइपरटेंशन तो नहीं है, क्या क्या है, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, एनबीएम किया जाता है, अभुक्तवत कर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने 6 रोग ऐसे बताए जिनमें अभुक्तवत कर्म, कौन से, अर्श, असमरी, भगंदर, मुख रोग, मूढ़गर, उदर रोग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये बात कर रहा था मैं लैंगर्स लाइन की, ये है लैंगर्स लाइन। आप देखिए, एक बार हम वापिस तृतीयक छेदन पे पहुंचते हैं। आप क्या बोलते हो, भ्रू, भ्रू, गंड, शंख, भ्रू, गंड यानी गाल, शंख, शंख यानी कान के पास वाला, ये शंख, ललाट, ये ललाट वाला, अक्षिपुट, ओष्ठ, दंत वेष्टा, कक्षा, कुक्सी, वंक्षनेशु, इतना ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं लैंगर्स लाइन के अंदर। देखिए ये क्या है, भ्रू, यहां पर कैसा इंसिजन, ये क्या है, ललाट, इंसिजन, कैसा इंसिजन, ये क्या है, शंख, ये क्या है, कक्षा, कैसे इंसिजन, त्रियक छेदन। कैसा करते हैं, त्रियक, क्योंकि ये लैंगर्स लाइन है। और लैंगर्स लाइन के बारे में मैंने बात की कि यहाँ पर जो टेंशन होता है वो मिनिमम रहता है, कोलेजन फाइबर की दिशा में रहते हैं। जो यहाँ स्कार फॉर्मेशन होगा, अगर यहाँ आपने इंसिजन लिया तो मिनिमम रहता है, और जो हुंड होता है वो बहुत जल्दी हील होता है और हेल्दी हुड होता है, और आपको मांसकंदी प्रादुर्भाव यानी कि किलोइडल हाइपरट्रोफिक स्कार देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा, किसी भी वेसल्स या फिर सिरा स्नायु, जो ये धमनी आदि जो कटने के चांस रहते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। इसलिए लैंगर्स लाइन का ध्यान बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब आपने क्या किया, इंसिजन ले लिया, सब कुछ किया, अंदर जो भी पूय हुए था, जो शल्य था, उसको आपने बाहर निकाला। अब आचार्य बोलते हैं कि अब आगे क्या करोगे। आचार्य बोलते हैं कि अब आपने जिस शल्य को बाहर निकाला है तो अब क्या करो, आप शल्य को बाहर निकालने के बाद में रोगी को क्या करेंगे कि ठंडे पानी से क्या करोगे, उसको आश्वासन दो, शीतल जल से क्या दोगे, आश्वासन देने के बाद में क्या करेंगे, समन्तात परिपीड़ित अंगुलियां। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। समन्तात परिपीड़ित अंगुलियां मतलब चारों ओर से उसको दबाएंगे कि और तो कोई कहीं से कोई पस तो रह तो नहीं गया है। तो समन्तात परिपीड़ित अंगुलियां, व्रणम अभिमर्जीय, व्रण को घुमाएंगे। फिर क्या करेंगे, इरिगेशन, बात हुई थी अपने इरिगेशन की। देखिए प्रक्षालीय कषायन, क्या कर रहे हैं, ये इरिगेशन कर रहे हैं, कषाय द्रव्यों से प्रक्षालन कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, सक्शन, यानी कि प्रोतन उदक मादा, यानी कि कोई भी गौज भी से लेकर अंदर की तरह घुमाकर उसको क्या करेंगे, शुष्क करेंगे, यानी कि सक्शन यूज कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, तिल कल्क मधु सर्पी, यानी कि जो बोले ना कि भाई बीटाडिन जो मेडिसिन है वर्ती में डालकर उसको लगाना, पैकिंग करना। पैकिंग किसकी, तिल कल्क मधु सर्पी की, किसकी, तिल कल्क मधु सर्पी की। तिल कल्क क्या काम करता है, हमारे आचार्य ने बताया है कि जब लाइपोमा के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो लाइपोमा के अंदर तिल कल्क का लेप बताया है। वो क्या करता है, लाइपोलाइसिस करता है, वहां के जो फैट होता है उसको क्या करता है, डिसोल्व करता है, उसको गलाता है। यानी कि अगर हमने तिल कल्क मधु सर्पी की किया है ट्रेसिंग, तो अगर वहां पर कोई भी कुछ भी अगर स्लफ रह गया है तो वो डेब्राइमेंट की तरह काम करता है। मधु सर्पी उसके हीलिंग को प्रमोट करता है। फिर क्या लिखा है, प्रगाढ़म औषधम, डाल दिया वर्ती। कैसी वर्ती डालनी है, इंपॉर्टेंट है, न अति स्निग्धम न अति रुक्ष, ऐसा नहीं हो कि उसमें से टपकता ही रहे और ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल सूखी हो। न अति स्निग्धम न अति रुक्षम, अगर आपने रुक्ष वुक्ष डाल दिए हैं तो उसमें से कुछ जो भी धागे हैं उसके वो निकल कर क्या बना लेते हैं, वो भी एक फॉरेन बॉडी की तरह काम आते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था जब शल्य तंत्र की परिभाषा पढ़ी थी कि उसके अंदर का तृण हो या काष्ठ हो, कुछ भी हो, सब क्या है, फॉरेन बॉडी। डाल दिया आपने वर्ती, डाल दी ना। अब वर्ती डालने के बाद क्या करेगा, ततः कलकेन आच्छाद्य घनाम कौलिकाम दत्वा, क्या किया आपने, गॉज पैड या फिर कॉटन पैड क्या रखा, के ऊपर रख दिया। वस्त्र पटेन बंधनियात, अब आपने क्या कर लिया, आपने डायनाप्लास्ट यानी कि माइक्रोटेप आपने उसके ऊपर बांध दी, यानी कि क्या किया, बंधन कर्म कर दिया ना, बंधन कर्म बांध दिया। वेदना रक्षो गनेर, उसके बाद में क्या किया आपने, एंटीबायोटिक दी ना एंटीबायोटिक। तो ये क्या बोलता है कि वेदना और रक्षा से पेन किलर एंटीबायोटिक क्या करेंगे, रक्षो घनेर धूपिये रे धूपिये, यानी कि क्या करोगे,
रक्षा क्रम करो। जो वो व्रण बना है उसमें कोई इंफेक्शन ना हो उसके लिए क्या करो कि धूपन कर्म करो। क्या करो? धूपन कर्म करो। और अगर वेद ना हो तो क्या करो? तो वो बोलेंगे आके जाके क्या कि यष्टि मधु घृत का सेचन करो। क्या करो? सिंचन करो। यानी कि आपने जेरोडोल एसपी और एंटीबायोटिक भी दे दिया, आपने पेन किलर भी दे दिया, वो भी दे दिया। अब ये ना हमारे आचार्यों ने पूरा एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक स्टेप हमारे आचार्य ने बता रखा। अब बात करेंगे धूपन किसका, तो देखो गुगलू अगरू सर्ज रस वचा गौर सरसप चूर्ण लवण निम्ब पत्र, ये क्या है? ये सब एक तरीके का एसेप्टिक प्रिकॉशन यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल सभी चीजों के लिए इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? धूप, ये क्या करोगे? धूपन करेंगे। क्या करेंगे? धूपन करेंगे। और बचे हुए का क्या बोल रहे हैं कि उसको हाथ में लेते हुए, घृत से लेते हुए हृदय का स्पर्श करो, हृदय पे लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया कि धूपन कर लिया ताकि ये सेप्टिक प्रिकॉशन या कोई इन्फेक्शन ना हो। अब रक्षा क्रम, अब रक्षा क्रम के बारे में क्या इन्होंने रक्षा क्रम बोला। अब किसकी रक्षा, तो ये बोलते हैं कि कौन किसकी रक्षा करता है। तो आपको ये थोड़ा बहुत जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पर वो आपको याद होने चाहिए। याद कैसे करोगे? सिंपल सी भाषा में अपने को पढ़ना है। क्या? अग्नि तेरे जीवा की, वायु तेरे प्राण की, सोम तेरे व्यान की, पर्जनी तेरे अपान की, विद्युत तेरे उदान की, स्तन मित्ति तेरे समान की। हमें याद रखना है। कैसे याद रखो? अग्नि जो होगी वो जीवा की रक्षा करेगी, और वायु तो है, वो तो प्राणी वायु है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। पर्जन्य अपान की, इंपोर्टेंट है, पर्जन्य अपान की, और सोम व्यान की, विद्युत उदान की, और स्तन वित्तीय, ऐसे ऐसे मिला सकते हो इस सम्मान की। नहीं तो आपको सिंपल एकदम लॉजिक के अंतर्गत अपने मधुर संगीत के साथ जाते हुए भी पढ़ सकते हो कि अग्नि तेरे जीवा की, वायु तेरे प्राण की, सोम तेरे व्यान की, पर्जनी तेरे अपान की, स्तनमित्य तेरे दान की, बल समान की, बलवती इंद्र तेरे बल की, बलवती इंद्र तेरे बल की, मनु तेरे मति की, गंधर्व तेरे काम की। इंपोर्टेंट है, मनु काम नहीं है, क्या है? गंधर्व तेरे काम की, इंद्र तेरे सत्व की। दो जगह पे आते इंद्र, एक आते बलवती इंद्र के नाम से और एक आते इंद्र। इंद्र तेरे सत्व की, वरुण तेरे प्रजा की, समुद्र तेरे नाभि मंडल की, नाभि मंडल में समुद्र। ब्रह्मा तेरे आत्मा की, ब्रह्मा किसकी करते हैं रक्षा? की आत्मा की करते हैं। किसकी करते हैं? आत्मा की। सूर्य तेरे चक्षु की, दिशा तेरे स्रोत की, चंद्रमा तेरे मन की। इंपोर्टेंट है, चंद्रमा किसकी करता है? और मन की करता है। नक्षत्र तेरे रूप की, निशा तेरे छाया की, आप्य तेरे रेतस की, औषधि तेरे रोम की। औषधि इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। औषधि तेरे रोम की, आकाश तेरे खाने की, मतलब अवकाश जो भी स्पेस होता है, खाली स्पेस उसकी। वसुंधरा तेरे देह की, वैश्वानर तेरे सिर की, विष्णु तेरे पराक्रम की, पुरुष श्रेष्ठ तेरे पौरुष की, और भ्रू तेरे ध्रुव की। सदा रक्षा करे। क्या करे? सदा रक्षा करे। ऐसा मंत्रोच्चार के साथ में रक्षा कर्म विधि को अपनाया जाता है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखना। ठीक है, ये जो भी संस्कृत का श्लोक है उसी का मैंने उधर आपको एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिख के दिया है। तो ये सब क्या है कि रक्षा कर्म। तो आपसे पूछा जाए कि रक्षा क्रम का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किस अध्याय में किया, तो आप क्या बोलोगे कि सुश्रुत सूत्र 5। क्या? सुश्रुत सूत्र 5। अब हम बात करते हैं आगे। क्या बात? देखिए, अब इन्होंने कहा कि आपने पट्टी बांध ली ना, अब आपने बैंडेज कर ली, तो बैंडेज खोलना कब? बैंडेज खोलना कब? बैंडेज कब खोलना? तो ये बोल रहे हैं तीसरे दिन। देखिए, तृतीय, तीसरे दिन। क्यों? हम देखते हैं कि जब भी कोई भी इंफ्लामेटरी रिएक्शन, जो वुंड हीलिंग के जब हम फेजेस पढ़ते हैं, हीमोस्टेसिस, इंफ्लामेटरी, ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, उसका एक टाइम पीरियड होते हैं कि कब उसके अंतर्गत रहता है, तो 6 to 72 आवर्स तक रहती है लगभग। तो तीसरे दिन हमें मोस्टली ये पता चलता है कि हम कोई भी सर्जरी करने के बाद में उसका बैंडेज तीसरे दिन हम उसको खोलते, ड्रेसिंग देखते हैं कि कहीं उसको कोई इंफेक्शन तो नहीं है। अगर होगा तो वो हमें तीसरे दिन मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए कितने कौन से दिन खोलनी है? तृतीय दिन, तीसरे दिन। किस कौन सी ऋतु में? तो देखिए, याद रखना, तीसरे दिन किसकी खोलेंगे? कि हे शिव। हे शिव ट्रिक है, याद रखना। हे शिव का मतलब, हे का मतलब हेमंत, हेमंत ऋतु। शी का मतलब शिशिर ऋतु। देखो, हेमंत और शिशिर दोनों साथ में ही आती है ऋतु, आप शरद मत कर देना। शिशिर भी ठंडी, हेमंत भी ठंडी, हेमंत शिशिर। और वह का मतलब वसंत ऋतु। 3 दिन से पट्टी खोलनी 3 नाम वाले ऋतु के अंदर, हेमंत, शिशिर और बसंत।
आपको कंफ्यूज होगा तो शिशिर में होगा, कहीं उसकी जगह शरद ना करो। तो याद रखना कि हेमंत भी ठंडी और हेमंत के जस्ट बाद कोई ऋतु आती है तो वो भी कौन सी ऋतु, कि शिशिर ऋतु और बसंत। तो इसमें क्या करेंगे तीसरे दिन, ताकि हमें इन्फेक्शन का पता लगे। लेकिन आपने अगर जल्दी खोल दी कि मैंने तो दूसरे दिन ही खोल दी, रोगी को जल्दी घर जाना है, तो क्या होगा कि परिमुक्षणम विग्रथितो, क्या हो जाएगा, विग्रथितो व्रणश्चिराद उपसर होती तीव्र रुजश्च भवती, उसको तीव्र पीड़ा होगी और क्या होगा कि उसका जो व्रण है वो देर से हील होगा, ठीक है, और स्कार फॉर्मेशन बड़ा बनेगा और ग्रंथि फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है, कीलोइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार हमें नहीं बनाने हैं। तस्माद अंतर बहिष्ठ संसूद। उसके बाद आचार्य बोलते हैं कि आपने अंदर और बाहर दोनों तरफ से अगर उसको क्लीन कर दिया, उसका शोधन कर लिया है, तो फिर हमें उसके रोपण पर फोकस करना है, हीलिंग पर फोकस करना है। और अगर आपने हीलिंग उसका प्रॉपर नहीं हुआ है और आपने अगर इन चीजों का प्रयोग नहीं किया, किसका, अगर इनका वर्जन नहीं किया, अजीर्ण, व्यायाम, वैवाय, हर्ष, क्रोध, भय, अगर ये चीजें अगर आपने इनका परिहार नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, जो रूढ़ होने वाला या रोहित होने वाला जो व्रण है वो क्या हो जाएगा कि वो हील नहीं होगा और लॉन्ग टाइम तक आगे की तरफ में जो इसका वुंड हीलिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, यानी कि आगे कॉम्प्लिकेशन और जो उसका जो सही समय पर जो ठीक होने का जो है वो आगे फर्दर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जब तक जो हुंड होता है हील नहीं हो तब तक हमें इन चीजों का प्रयोग नहीं करना। अजीर्ण, व्यायाम, हर्ष, क्रोध, भय, इन चीजों का हमें प्रयोग नहीं करना। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने बात की कि तीसरे दिन जो बंधन खोलेंगे किसमें खोलेंगे, कि हेमंत, शिशिर और बसंत। ध्यान रखना, ट्रिक में एक बार फिर से लिख लेता हूं, इसको बोलते हैं हे शिव। क्या बोलते हैं, हे शिव। हे का मतलब हेमंत और हेमंत के जस्ट बाद आती है शिशिर ऋतु और वह का मतलब हो जाता है वसंत ऋतु। 3 नाम वाली ऋतु, तीसरे दिन बंधन खोलना। ठीक है, अगर और इसके अलावा जो ऋतुएं हैं उनके अंदर 2 दिन से बंधन खोलना, मोस्टली हमें 3 दिन से बंधन खोलना। अब बात आती है इमरजेंसी की, कि अगर आपसे पूछा जाए कि आत्यायिक चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत संहिता में सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो आत्यायिक चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत संहिता में कहाँ मिलता है, कि सबसे पहले मिलता है सुश्रुत सूत्र 5 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है, आचार्य बोलते हैं कि मैंने तो बोल दिया कि 3-3 दिन से बंधन खोलना, लेकिन पता चला कि उसको कोई भी पीड़ा हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई सीक्रेशन हो रहा है, और आपने बोला कि मैंने बोला है कि 3 दिन से खोलना है, 3 दिन के बाद में ही मुझे देखना है कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, कि ऐसी चीजें ध्यान नहीं रखो। हो सकता है कोई वेसल्स रैप्चर हो गई हो और उसको ब्लीडिंग हो रही हो और आप अपनी जिद पे अड़े हुए हो कि तीसरे दिन खोलना है, नहीं खोलना। जब इमरजेंसी लगती है ना, तब कुछ भी रूल्स और प्रोटोकॉल साथ नहीं होते हैं। हमेशा क्या करना होता है, रोगी की जान बचानी होती है, इसलिए इमरजेंसी आत्यायिक चिकित्सा बोला जाता है इसको। तो आचार्य बोलते हैं उसको कभी भी खोल सकते हो। तो आत्यायिक चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत सूत्र 5 में मिलता है। ठीक है, अब बात आती है इस अध्याय के अंतिम श्लोक की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार मार्क कीजिए, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है, हमने कहा था कि जब वेदना हो तब क्या करें, शस्त्र निपात जाता वेदना। क्या आप जेरोडोल एसपी दोगे, नहीं देना हमें जेरोडोल एसपी, तो क्या देना, शस्त्र निपात जाता। आपने शस्त्र की वजह से अगर कोई वेदना हो रही है तो हमारे आचार्य बोलते क्या दोगे, तीव्र शरीरम प्रदनोति जंतु घृतेन सा शांति मुपेति तिक्ता कोष्णेन यष्टि मधु कानुते। यष्टि मधु का चूर्ण लो, उसमें घृत मिलाओ, उसको हल्का सा गर्म करो, उसका सिंचन करो। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा कि शस्त्र निपात जाता। अगर उसकी वजह से, शल्य कर्म की वजह से अगर उसको कोई पीड़ा हो रही है तो क्या होगी, पीड़ा नहीं होगी, और आपने पहले ही शोधन कर चुके हो। और यष्टि मधु को हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, प्रबल व्रण रोपक माना जाता है, उत्तम व्रण रोपक के रूप में। और घृत है तो घृत क्या करेगा, उसकी दाह का शमन करेगा, उसको रोपण में हील करेगा। तो ये ध्यान रखना है, इसका रेफरेंस याद रखना है कि सुश्रुत सूत्र 5। ठीक है, आपसे पूछा जाए, और आप अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी इसका ध्यान रखो। कोई भी सर्जरी करो, मान लीजिए आपने एनोरेक्टल सर्जरी की है, पाइल्स को आपने लाइगेट किया है, और सर्जरी के बाद में आप जाइलोकेन जेली की जगह पे आपने यष्टि मधु के पिच्चू को उसका गॉज पीस बनाकर एनएस के अंदर आप रखिए, तो आप देखना कि पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा और उसका जो हुंड भी होगा वो बहुत जल्दी हील भी होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा सुश्रुत सूत्र 5 जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है वो कंप्लीट होता है।
अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।